लेती हूँ, नाम मतलब पता ही लग जाए, डिस्कशन हो जाता। चलो भाई, अब निकल जाओ इससे, मोल कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाओ। हाँ, एटॉमिक में चले आओ। ठीक है, इसका वो बना लेना, फोल्डर वगैरह बना लेना, उसमें कायदे से तरीके से रखना, है ना। ये नहीं ऐसे ही लेके आओ, लेके जाओ और फिर बोलो कि मैं बारिश में भीग गया। हाँ, छोटे बच्चों वाली हरकतें मत करना। चलो, एटॉमिक में हमने क्या क्या बातें कर ली थी लास्ट में, कैथोड रेस और एनोड रेस की बातें कर ली थी। अब आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करेंगे, मॉडल्स की बात करेंगे, एटॉमिक मॉडल्स कौन कौन से थे। ठीक है, आज के लेक्चर के बाद जो अपना थर्ड लेक्चर होगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछा जाता है, पर ये कम पूछा जाता है क्योंकि ये 10 से भी रिलेटेड है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 जितना कराऊंगी आज, और फिर लेक्चर 3 से जो स्टार्ट होगा वो आपका ज्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल नहीं, मतलब ज्यादा जेई में पूछा जाता है, ये कहना बताने का मतलब ये है। थोड़ी देर बात कर लूँगी, मुझे वो हो जाता है, मतलब थोड़ी सी भी अगर गर्मी होगी ना तो वो हो जाता है लगातार, फिर कांस्टेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो वही वाला डायग्राम है, ये डायग्राम सबको क्लियर है ना। अंशुल कह रहा है नहीं क्लियर नहीं है। क्या है इस डायग्राम में, कुछ खास बात है? ये क्या है आपकी, इन्होंने क्या लिखा हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है ना। ये कैथोड रे निकल रही है, किस तरफ जा रही है, यहाँ पे नोड लगा हुआ है, नोड की तरफ जा रही है। ये क्या है आपका, इधर कैथोड है, ये डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे दिखा रहे हैं, डायरेक्शन कैथोड रे का। ठीक है, और जो बातें वो आपने पढ़ी हुई है, समझी हुई है, तो कुछ खास बात ऐसी नहीं है। ये इसी इसी का असली वाला एक्सपेरिमेंट का, हाँ देख रहे हो, ये असली एक्सपेरिमेंट का है, डिस्चार्ज ट्यूब बनाई गई है। अब ये कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज, हाँ ये मैंने जो उस तरीके से आपको लिखा था वो थोड़ा सा तरीके से लिख दिया उसमें, है ना। अब रेशियो आपको या एटॉमिक स्ट्रक्चर का पीडीएफ नहीं भेजा हुआ, क्या भेज दिया मैंने, पीडीएफ नहीं भेजी थी, मैसेज नहीं किया आपने मुझे, मैसेज। तो इसमें कौन सी बात है, हाँ मैं पूछती तो आप बता देते। आप पूरा आप वो भेज दोगे, क्या कहते हैं, क्या भेजा था आपने उस बार जब मैंने पूछा था, अ, अपनी कैब का, गूगल मैप का कुछ भेज दिया था इन्होंने, पूरा मैप भेज दिया। हाँ, नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो मैं पूछूंगी ना आप कौन है भाई, मुझे क्यों भेज रहे हैं। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अंशुल बोल करके, है ना, तो मैं समझ जाऊंगी कि अंशुल का नंबर है, सेव कर लिया है शायद मैंने अब तो, अगर उसी नंबर से करेंगे तो अब पता चलेगा। ठीक है, अब ये भी वही एक्सपेरिमेंट है, कुछ खास बात नहीं है, जो सेम चीजें हैं वो। हाँ, उस दिन मैंने अच्छी अच्छी पिक्स लगा नहीं पाई थी तो आपको एक्सप्लेन तो कर दिया था, आज आप पिक्स देख लो। ये उस वो है आपका शेडो बन रही है, शेडो, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही है, हाई वोल्टेज लगाया, ये जितनी फोटोज को मैंने बड़ा किया वो सारी फोटोज क्या हो गई है, हाँ सब ब्लर हो गया एकदम। ये परफोरेटेड क्या है, कैथोड, क्या है परफोरेटेड, कैथोड, होल्स बने हुए हैं इसमें। क्या कॉन्सेप्ट था,
भूमि है क्लास में, वेरोनिका, परफोरेटेड कैथोड लेने का क्या इनका पर्पस था? तो परफोरेटेड लेने का क्या मतलब था? हाँ क्या? हाँ होल्स होते हैं तो पीछे की तरफ स्ट्रेट लाइन में पीछे की तरफ चला जाएगा, और वहां पे हमने क्या किया था, जिंक सल्फाइड की पेंटिंग कर दी थी, जिंक सल्फाइड पेंट पॉलिश कर दिया था उस पे, ग्लास रॉड पे। हाँ तो उस पे जैसे ही आपका कोई पार्टिकल हाँ स्ट्राइक करेगा क्या होगा? शाइन। ये मोर और लेस पॉइंट्स ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, चाहे हम नोट्स बना के दें चाहे कोई ऑनलाइन की साइट बना के दें, मोर और लेस पॉइंट्स तो वही होते हैं, तो बात तो एक ही होती है। हाँ क्या? अब तुम कंफ्यूज हो गए, तुमको आज मैंने एक पकड़ा दिया तो तुम कंफ्यूज हो गए। सब पढ़ना है। हाँ घर हाँ लिखना है इसके हिसाब से, जो इसमें ऐसा थोड़ी ना सारे पॉइंट्स जो उसके होते हैं, वो जो आपके प्रिंटेड नोट्स होते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो अलग होते हैं। और जो इसमें जो क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है, वो क्लासेस में क्या होता है आपका, क्लासेस में आपके जो मॉडर्न तरीके के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। तो आप अपने हाँ आप अपने नोट्स में इन चीजों को क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। हाँ जो प्रिंटेड होता है वो तो एक होता है कि हाँ इस चैप्टर की बेसिक ये चीज है ऐसे है। अब जो क्लास पढ़ाई जाती है उसमें आप देखते हो मैं कभी 1987 का भी क्वेश्चन कराती हूँ, कभी कोई 2009 का भी कराती हूँ, कभी 2020 का भी कराऊंगी, फिर 22। पैटर्न सेम नहीं रहता है, पैटर्न ही तो चेंज होता है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ते हैं। कभी किस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे थे, कभी पैटर्न चेंज हो जाता है, कोई दूसरे तरीके के खूब पूछे जाते हैं। तो मैंने तो पहला यही बोला ना कि सब करना है ना। आपने पूछा क्या करना है तो मैंने क्या बोला, सब करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं सेलेक्टिव मत होइए अभी से, सेलेक्टिव कब होते हैं, लास्ट में, लास्ट में सेलेक्टिव होते हैं कि ये 10 ये हाँ ये 20 चैप्टर है, इसमें से मैम मेरे 15 तैयार हैं या 12 तैयार हैं, तो अब क्या करें, अब जो बाकी के चैप्टर हैं उनमें से हम 4 कौन से सेलेक्ट करें, मेरी कैपेसिटी 4 की ही है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट होता है फिर वो लास्ट में सेलेक्टिव होते हैं, अभी सब पढ़ना। अभी बोल दिया ना, अभी सब पढ़ना है बस, कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, पिटाई लगेगी। E/M वैल्यू अगर हो सके तो याद कर लो, याद हो जाए तो, नहीं याद हो तो अगर आती है पेपर में तो वहां कैलकुलेट करना बैठ के। हाँ अंशुल आज पढ़ने का मन है, पिटाई लगेगी। केजी में इसका मास याद रखेंगे 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻31 केजी। इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकाला गया ये, इसके लिए ये याद रखो 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। नेगेटिव इसका चार्ज होता है, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद प्रोटॉन के लिए आप याद रखो कि अब मास कितना हो जाएगा, यहाँ 9.1 था, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.67, यहाँ तक याद रखो 10⁻⁻27। ये चार्ज बिल्कुल सेम टू सेम है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स। गोल्ड स्टेन रदरफोर्ड दोनों नाम लिखे हुए हैं, कुछ कुछ बुक्स क्लेम करती हैं कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, कुछ क्लेम करती हैं गोल्ड स्टेन ने, गोल्ड स्टेन का ही नाम आप लेंगे इसमें। हाँ फिर न्यूट्रॉन की अगर बात करो तो न्यूट्रॉन को डिनोट करते हो 0 और 1 से। इसका जो मास होता है वो एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, एग्जैक्टली तो नहीं कहेंगे। यहाँ पे देखो 726 है, यहाँ पे क्या है 749।
पर हाँ कैलकुलेशन में हम लोग सेम ले लेते हैं 1.67 10⁻⁻27 2 डिजिट तक आपको यूज करना है। चार्ज कोई होता नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल है। जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया था, बाद में सबसे डिस्कवर हुआ है। ये सब काफी पहले डिस्कवर हो गए थे, ये कब डिस्कवर हुआ है बाद। ठीक है, बीटा से डिनोट नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन को -1 E0 से। ये बीटा इन्होंने दूसरे टर्म्स में लिख दिया, वो बताएंगे किस टर्म्स में लिखा। पहली लाइन लिखी हुई है, इससे एक बार अभी जेई मेन से क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट लाइन पढ़िए इसकी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की अगर बात करते हो तो केवल वहां पे ही ये बात है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों प्रेजेंट नहीं है, बाकी सब में ये प्रेजेंट होते हैं। वो भी हाइड्रोजन में, किसमें, अगर हम बात करें 1H1 की, ठीक है, तो ये नीचे वाला नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, यही होता है प्रोटॉन के नंबर के इक्वल, और यही होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और आपका ये कितने के इक्वल हो गया, Z के, Z कितना है 1 है। ऊपर वाला नंबर जो होता है मास नंबर होता है, A से डिनोट करते हैं, ये होता है N+P, न्यूट्रॉन का नंबर प्लस प्रोटॉन का नंबर। यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन निकालोगे आप तो A-P करोगे, A = 1 है, P = 1 है, तो न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। ये जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग नॉर्मली इसको हाइड्रोजन ही बोलते हैं। अगर आपसे कोई बोले हाइड्रोजन तो आप क्या समझते हो, 1H1 की ही बात की जा रही है, 1H2 1H3 की बात नहीं की जा रही। जब बोले कि हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप तब आप समझेंगे 1H2 की बात हो रही है। अगर आप बोलो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप तब आप बोलोगे कि 1H3 की बात हो रही है। तो 1H2 और 1H3 में तो न्यूट्रॉन होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसलिए फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने एटम्स दुनिया में प्रेजेंट होंगे सब में इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। केवल इसमें 1H1 में न्यूट्रॉन 0 होता है। ESU चार्ज की एक यूनिट होती है, ठीक है, जैसे हम लोग वो लेते हैं ना वो वाली हाँ, तो उसमें ये यूनिट होती है चार्ज की। ये कूलाम्स में है, कूलाम्स में तब आता है जब वैल्यूज आप MKS में लेते हो। जब CGS में लेते हो तो इस जो चार्ज की यूनिट आती है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है ESU। ठीक है, अगर आप केवल इसमें कूलाम्स में याद रखते हो तो केमिस्ट्री में तो बात बन जाती है। फिजिक्स का मुझे नहीं पता, शायद मॉडर्न फिजिक्स में ESU भी यूज होता है। ठीक है, यूज अभी तक हमने नहीं किया है केमिस्ट्री, तो अपनी बात इसी से बन जाती है कूलाम्स वाले से। क्लियर है बात सबको, कुछ खास बात नहीं है। E/m अगर याद हो जाए, इसमें लिखा नहीं है E/m, E/m लिखा होगा। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉडल के पहले हमें बात करनी थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफी लेट हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो डिस्कवर हो गए थे और उसके पहले ये समझा जा रहा था कि एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन। लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ हल्के लाइट वेट के हल्के एटम्स थे, उनके ऊपर अगर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया जाए, अल्फा पार्टिकल का उनके ऊपर फेंक दिए जाए तेजी से, तो उनके बम्बार्डमेंट से क्या हुआ, देखा गया ऐसा कि वो जो लाइट वेट के एटम्स थे वो किसी दूसरे एटम में किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके दौरान कुछ न्यूट्रल पार्टिकल निकलते हैं। क्या निकलते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स निकलते हैं। उन न्यूट्रल पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया गया और देखा गया तो बताया गया कि भाई इस न्यूट्रल पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के अप्रॉक्स इक्वल है। और इसको नाम क्या दिया गया, क्योंकि चार्ज इस पे था नहीं, न्यूट्रल था, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन। डिस्कवर किया था किसने, चैडविक ने। देखा गया ऐसे जैसे बेरिलियम है 4B9, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराए गए तो अल्फा पार्टिकल
2He4 जब इस पे इसकी बम्बार्डमेंट हुई तो देखा गया कि बेरिलियम कन्वर्ट हो गया कार्बन में। किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला जिसको बोला 0n1 से डिनोट किया, और इसको बोला न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। इसका मास क्या था? मास अप्रॉक्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास के अप्रॉक्स इक्वल इसका क्या था? मास था। चार्ज इस पे कोई था नहीं। चार्ज क्या था? चार्जलेस था। ये न्यूट्रल बोल सकते हो, और इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया? न्यूट्रॉन। फिर ऐसा देखा गया कि ये सभी एटम्स में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल दिया गया कि भाई ये कौन सा पार्टिकल है? फंडामेंटल पार्टिकल है। सारे एटम्स में प्रेजेंट है तो फंडामेंटल हो गया। केवल किसमें एब्सेंट होगा? 1H1 में। किसमें एब्सेंट होगा? 1H1। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? प्रेजेंट इन ऑल एटम्स in world except 1H1, जिसको हम लोग इन जनरली हाइड्रोजन भी, या इसी का एक और नाम क्या बताया था? 1H1 का एक नाम और क्या बताया था? प्रोटियम। क्या बताया था इसका नाम? प्रोटियम। सेकेंड वाला ड्यूट्रियम था, पहला वाला प्रोटियम था, तीसरा वाला ट्राइशियम या ट्राइटियम। ठीक है, ट्रिटियम में बोलते हैं। क्लियर होती है बात इतनी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की डिस्कवरी हो गई। उसके बाद बोला गया कि भाई अब देखो कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तुमने डिस्कवर कर लिए, लेकिन अब साइंटिस्ट के दिमाग में ये चीज आई कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, कौन अंदर की तरफ होगा, किसकी प्लेसिंग बाहर की तरफ होगी, कौन किस तरीके से मूव कर रहा है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। जैसे कि मान लो कि हमें ये मकान बनाना है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे हम हैं, तो पहले क्या होता है? पहले आर्किटेक्ट को बुलाते हैं अपन, ठीक है, और आर्किटेक्ट से बोलते हैं कि भाई हमें इतने रूम और इस तरीके से ये चीजें चाहिए, और हमें ऐसे ऐसे। तो वो क्या करता है? एक आपको मॉडल काइंड ऑफ बना के देता है ना, पेपर पे बना के दे, या आपको कोई मॉडल बना के दे कि यहाँ पे ये होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इस तरीके से। तो इसी तरीके से एटम्स में भी ये बात हुई कि भाई आप बताइए कि किस तरीके से कहाँ पे कौन सी चीज प्लेस होगी, क्या इनके आपस में एक दूसरे से किस तरीके के फोर्स लग रहे हैं, क्या है इनके बारे, मॉडलिंग के बारे में बात करिए। तो मॉडलिंग के बारे में सबसे पहले बात करी थी थॉमसन ने। किसने बात की थी? जे थॉमसन आ गए थे, तुरंत कूद गए ये फील्ड में और बोले मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इनका मॉडल हालांकि गलत साबित हुआ था, लेकिन सबसे पहले बताया था, इसलिए इनको याद रखते हैं। हाँ, तो थॉमसन मॉडल दिया था इन्होंने, और इसको एक और नाम देते हैं, सुना ही होगा आपने, 9th-10th में सुना है क्या? अब ये मत बोलना ये वर्ड पहली बार सुना है। या हाँ, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन का तो सीजन चल रहा है, सब लोग देख रहे होंगे इस समय। कैसा होता है? रेड कलर का होता है। रेड कलर का ये आ गया अपना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, है ना, जो लोग भी पसंद करते हैं। ये ब्लैक क्या हो गया? इसमें सीड्स हो गए। ऐसा ही तो होता है, पक्का? तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे वाटरमेलन में आपका एक रेड पार्ट होता है और उसमें ब्लैक सीड एम्बेडेड होते हैं,
उसी तरीके से जो एटम है उसमें पॉजिटिव पार्ट है, क्या है, पॉजिटिव पार्ट है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इसमें, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके अंदर इस पॉजिटिव पार्ट में इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से हैं जैसे आपके वाटरमेलन में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। क्लियर होती है बात? न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, मॉडल में क्या बता दिया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बता दिया। प्रोटॉन भी नहीं बताया, बोला जो प्रोटॉनिक जो भी पॉजिटिव स्फीयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन उसमें किस तरीके से प्रेजेंट है, जैसे वाटरमेलन में आपके सीड्स हो। क्लियर है? ठीक, न्यूट्रॉन की बात नहीं हुई। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं? कोई स्वीट डिश आप बनाते हो, केक वगैरह बनाते हो, उसमें अगर आपने बादाम डाल दिया या कुछ ऐसी चेरी वगैरह डाल दी बनाते वक्त, तो क्या होता है, अगर ढंग से हमें प्रिपेयर करने नहीं आता तो ऐसा भी हो सकता है वो एक जगह इकट्ठी हो जाए। जैसे अंशुल ने जल्दी जल्दी में बनाया, एक जगह रख दिया तो हो गया, वो तो एक ही जगह चेरी मिलेगा फिर, है ना। लेकिन इस तरीके से बनाते हैं, खीर बनाते हैं हम लोग, तो ड्राई फ्रूट्स को कट करके डाल देते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि अंशुल की बोल में आ जाएगा खीर और ड्राई फ्रूट्स और हमारे में नहीं आएंगे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, पूरे वाइट पार्ट में क्या होता है, मिल्क में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए क्या बोला, प्लम पुडिंग मॉडल। वाटरमेलन क्यों बोला, किससे किसको कंपेयर किया, सीड्स को कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन से, और जो उसका रेड पार्ट है जिसको हम लोग खाते हैं उसको किससे कंपेयर किया, पॉजिटिव पार्ट, और बोला कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, बाद में गलत प्रूफ हुआ लेकिन फिर भी याद हम लोग इनको रखते। कोई दिक्कत किसी को? ये पढ़ा होगा सबने 9th 10th में, ऑनलाइन बच्चे सबने पढ़ा है? हम्म, 10th में नहीं है ये सब है, 10th में भी? कौन सा बोर्ड है? नहीं 9th में तो था, ये सब पढ़ा नहीं, 9th में तो है, 10th में कहाँ? अच्छा, हो सकता पहले, हो सकता पहले रहा हो। ये इन लोगों ने पढ़ा है तो बताएंगे तो सही बताएंगे, गलत क्यों बताएंगे। ठीक है, आप पढ़ लो। चलो, अब नेक्स्ट मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक अच्छा सा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया और उसकी बेसिस पे अपना एक मॉडल दिया। एक्सपेरिमेंट का बेसिस क्या था, कोई बताएगा? हाँ, या 9th का सब गायब हो गया? क्या बेसिक था, क्या सोच के बनाया, क्या सोचा एटॉमिक थ्योरी के बारे में, कैसे हो सकता? हाँ, एटम के बीच में न्यूक्लियस है या नहीं है, जैसी बात इन्होंने बोल दी थी कि पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात सही है या नहीं है ये? हाँ, इन सब चीजों को सोचते हुए उसने क्या किया, उसने बोला गोल्ड की एक पतली फॉइल ले लेते हैं, थिन फॉइल लेते हैं। गोल्ड क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो रिएक्ट जल्दी से नहीं करता है चीजों से, है ना, तो इसलिए लिया। फिर उसके बाद उसकी बहुत थिन फॉइल बन सकती है, ठीक है, उसके लिए गोल्ड की फॉइल ले ली, और फॉइल लेने के बाद क्या किया, उसमें खूब सारे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवा दिए। ठीक है, अल्फा पार्टिकल कहाँ से निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा रेडियो एक्टिव मटेरियल से, अल्फा बीटा रेज निकलती हैं, उनको यूज किया, अल्फा को यूज किया इन्होंने और थिन फॉइल के ऊपर डाल तो गोल्ड के एटम्स थे, गोल्ड के एटम्स के ऊपर खूब सारे बम्बार्ड करा दिए, और फिर कराने के बाद इन्होंने क्या किया, देखा कि भाई क्या क्या रिजल्ट निकल रहा है।
ये अल्फा पार्टिकल एमिटर है, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। यहाँ से क्या हो रहा है, इन्होंने यहाँ पे देखो पीली पीली अच्छी सी गोल्ड सी की फॉइल लगा दी है, अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं। अब इनके जाने के बाद क्या देखा इन्होंने, ठीक है, क्या ब्लैक ब्लैक कहाँ, ये स्क्रीन लगी हुई है, शाइन प्रोड्यूस होगा ना तो किस डायरेक्शन में शाइन हो रहा है उस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, ये पता लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब इससे इन्होंने क्या देखा, देखो जैसे मान लो सपोज कि ये कोई रूम है ना, ये रूम नहीं है बेसिकली, उसका विंडो है, ठीक है। एक दूसरा रूम है, उसका भी उसी साइज का विंडो है, यहाँ पे रॉड्स लगे हुए हैं, ठीक है। एक थर्ड रूम है, थोड़ा देर ठीक है। या मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, आपके सामने हुई नहीं है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ हो ना। अब देखो, एक ये है, एक ये है जो अभी अभी बना है, कोई खिड़की विड़की कुछ नहीं है, अभी बस केवल विंडो बनी है, ठीक। पूरा क्या है, ये खाली मामला है। यहाँ पे ढेर सारी रॉड्स लगी हुई हैं और ये वाला जो विंडो है इसमें क्या है, 2 रॉड्स लगी हुई, ठीक। अब अंशुल को बोला गया कि इस पे बॉल फेंकिए आप, तो फर्स्ट वाला जो है इसमें क्या चांसेस हैं कि बॉल रिबाउंड करेगा, वापस आएगा, 0% चांसेस है ना, कोई चांस ही नहीं है, कहाँ टकराएगा। अगर केवल इसकी बात कर रहे हो तो कोई टकराने की, खाली पूरा एम्प्टी है तो कहाँ निकल जाएगा, सीधे निकल गया बाहर। यहाँ पे क्या चांसेस है कि यहाँ से टकराए, इससे टकराए, इससे टकराए, इससे टकराए, इससे टकराए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके क्या होंगे, रिबाउंड होने के। भाई इस रॉड पे टकराएगा तो रिबाउंड होगा ना, है ना, वो भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ से निकल सकता है ना, वो भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ से निकल सकता है। इसमें क्या है, 2 ही रॉड लगी हुई है, तो इसके कंपैरिजन में इसमें पॉसिबिलिटी बाहर जाने की ज्यादा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाहर जाने की पॉसिबिलिटी क्या है, 100% पॉसिबिलिटी है कि कहाँ चला जाएगा, सीधे निकल जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी, इसको अगर 1 केस बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, तो यहाँ पे 3 के कंपैरिजन में पॉसिबिलिटी क्या है बाहर जाने की, कम है, बोल सकते हैं। 3 के केस के कंपैरिजन में 2 केस में पॉसिबिलिटी क्या है, कम है ना। 3 वाले में पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, पहले वाले में सबसे ज्यादा है। तो यही कॉन्सेप्ट लगा के इन्होंने सोचा और क्या बोला, क्या देखा ये कि ये फॉइल, ठीक है, इस पे अल्फा पार्टिकल डाले ढेर सारे, तो देखा क्या इन्होंने, जैसे मान लो 20,000 डाले, तो 20,000 का बहुत सारा पार्ट सीधे सीधे स्ट्रेट निकल गया। कैसे निकल गया, स्ट्रेट। तो बोला कि जो अल्फा पार्टिकल हमने बम्बार्ड कराए उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ है, सीधे निकल गया। तो क्या इंटरप्रिटेशन निकाला, बोला कि भाई अगर ज्यादातर पार्ट सीधे निकल जाता है इसका मतलब एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, एम्प्टी, ठीक। फिर बोला अराउंड 20,000 में से 1 या 2 ऐसे हैं जो आपके इस तरीके से 180 डिग्री पे रीबाउंड होते हैं। 20,000 में से 1 या 2 ऐसे निकले जो 180 डिग्री, हाँ 180 डिग्री पे क्या हो गए, रीबाउंड, ठीक है। तो बोला कि अल्फा पार्टिकल बेसिकली, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले। कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अगर कोई रिपेल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो भी क्या होगा,
पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इन्होंने बोला कि 20,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल, 2 अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो रीबाउंड हुए 180 डिग्री से। इसका मतलब ये है कि ये तो पॉजिटिव थे, एटम के बीच में कोई ऐसा पॉजिटिव पार्ट है जिसका साइज क्या है, पूरे एटम के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि अगर उसका साइज बहुत बड़ा होता तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे रीबाउंड होते, लेकिन इनका नंबर बहुत कम है। तो इन्होंने इंटरप्रिटेशन निकाला कि जो पॉजिटिव पार्ट है, जिसको बाद में इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, वो पॉजिटिव पार्ट क्या है, पूरे एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ज्यादातर पार्ट एम्प्टी, जो पॉजिटिव पार्ट है वो कैसा है, बहुत छोटा है। किस बेसिस पे बोला, 20,000 में से एक या दो ऐसे थे जो 180 डिग्री पे रीबाउंड हुए। कुछ ऐसे थे जो आपके एक्यूट एंगल पे, कुछ ऐसे थे जो कैसे निकल गए, ऑब्ट्यूस एंगल पे निकल गए, ठीक है, ज्यादातर सीधे निकल गए। कुछ एक या दो, 20,000 में से एक या दो रीबाउंड हुए 180 से, तो बोला पॉजिटिव पार्ट रीबाउंड करने का मतलब रिपेल करना, रिपेल वही करेगा जो खुद भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पार्ट बहुत छोटे पार्ट में है, उसको बाद में इन्होंने बोला, इसीलिए इनके मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इनके मॉडल के थ्रू किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की। और ये बताया गया कि न्यूक्लियस का साइज पूरे एटम के कंपैरिजन में बहुत कम। क्लियर, कोई दिक्कत, कहानी इतनी ही थी। अब क्या है, क्या लिखा हुआ है, वही बातें लिखी हुई हैं, देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passed straight through the gold foil without suffering any deflection from the original path, सीधे निकल गए, उनका पाथ कुछ चेंज ही नहीं हुआ। फिर a few of them were deflected through small angles while a very few deflected a large extent. A very small percentage, 1 in 10,000 दिया इन्होंने, 10,000 नहीं 1 लाख है ना, was deflected through angles ranging from 90 to 180। 90 to 180 में भी बहुत कम था। तो इन्होंने दिया क्या, मॉडल के इनके नाम क्या है, न्यूक्लियर मॉडल इनका नाम है। न्यूक्लियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके मॉडल के थ्रू किसकी डिस्कवरी हुई थी, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस क्या हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था, इसीलिए क्या बोलते हैं इनके मॉडल को, न्यूक्लियर मॉडल। क्लियर है। अब क्या क्या पॉइंट बोले, पहले पॉइंट में बोला कि जो स्मॉल पॉजिटिव पार्ट है उसका नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस, ठीक है। और उस न्यूक्लियस में ही ज्यादातर जो मास होता है, मास को भी वेरीफाई किया गया, देखा गया कि एटम का जो ज्यादातर मास है, मैक्सिमम मास न्यूक्लियस में ही फोकस्ड है। फिर उसके बाद बोला गया इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एम्प्टी स्पेसेस अराउंड एटम न्यूक्लियस इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाहर की तरफ थे और सर्कुलर पाथ्स पे मूव करते थे, उनको क्या बोला गया, ऑर्बिट्स बोला गया। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। negligibility, most of the space in atom is empty। आवाज कैसे आ रही है, कुछ खास बात। अब ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर मॉडल तो सब जानते हैं कि न्यूक्लियर मॉडल ये है और ऐसे ऐसे काम करता है ना। और अब आगे इसके क्या ड्रॉबैक्स, कहाँ पे ये फेल हो गए, न्यूक्लियस की इतनी अच्छी डिस्कवरी करने के बाद भी इनको क्या कर दिया गया, बाद में बोला गया भैया तुम क्या हो, फेल हो। क्यों भाई, नहीं मुझे लग रहा है किसी ने टैप ओपन कर दिया और भूल गया माइक।
नहीं नहीं, बोल दिया मैंने। बच्चे कभी कभी सब कुछ ऑपरेट करते हैं ना, तो ओपन छोड़ देते हैं टैप वगैरह, उनको सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। अब ड्रॉबैक क्या हुआ, बोला गया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बीच में आपका क्या है, न्यूक्लियस, चारों तरफ क्या है, सर्कुलर पाथ है, जिनको बोल दिया गया क्या, ऑर्बिट्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक, रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने थ्योरी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है, तो जब फिजिक्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे कि चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है, और वो एक मैग्नेट की तरह भी काम करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। ठीक है, 10th में पढ़ा था, वेरी गुड। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर रहा है। ये जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, ये मूव करते हुए क्या करेगा कि अपने अंदर से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालेगा। क्या निकालेगा, रेडिएशंस। रेडिएशंस का मतलब अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा बाहर, ठीक है, ईएम वेव्स निकलेंगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। और इलेक्ट्रॉन मूव करते करते अगर एनर्जी अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है तो अल्टीमेटली एनर्जी कुछ कम होती जाएगी, और जैसे जैसे एनर्जी कम होगी उसके घूमने का जो रेडियस है वो धीरे धीरे, एनर्जी के अकॉर्डिंग रेडियस काम करता है, रेडियस भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जैसे जैसे रेडियस कम होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, मान लो ये न्यूक्लियस है, पहले कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते रेडियस कम होते होते क्या हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस पे आकर के गिर जाना चाहिए और एटम क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं, एटम तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो बोले भैया कि तुम्हारी थ्योरी का इसका आंसर दो, नहीं तो तुम्हारी थ्योरी क्या है, फ्लॉप है। तो क्या कर दिया गया, इनको बोल दिया गया कि भैया तुम क्या हो, फेल हो। या तो ये मैक्सवेल के इस प्रिंसिपल का आंसर दो कि अगर वो वेव को, ईएम वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बाहर निकाल रहा है, रेडियस कम हो रही है, तो रेडियस कम हो रही है तो धीरे धीरे आके गिरेगा तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो है, तो क्यों है बता दो, बता नहीं पाए, तो क्या हो गया इनका, हाँ, फेल कर दिया गया। हालांकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए इनको याद किया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात। और एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में भी एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, उसको भी ये नहीं बता पाए थे, उस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अपना इन्होंने अल्फा पार्टिकल क्यों आगे जाते हैं, कैसे जाते हैं, न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ, ये सब कुछ बता दिया, लेकिन मैक्सवेल की थ्योरी की बेसिस में ये क्या हो गए, फेल हो। ठीक, अंशुल क्या नोट कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। चार्ज की क्या क्या, अब इसके आगे और दूसरे मॉडल्स पे हम पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज कितने तरीके के देखे हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो ही चार्ज अभी तक हमने डील किए हैं, यही होते भी हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, याद रखेंगे किस तरीके की होती है, दो तरीके की क्वांटिटीज पढ़ी है आपने, सुनी है, स्केलर और वेक्टर के बारे में सब लोगों ने सुना हुआ है, स्केलर और वेक्टर के बारे में, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज चाहिए होता है डिनोट करने के लिए, और स्केलर में क्या चाहिए, केवल
मैग्नीट्यूड होगा तो बात बन जाए। ठीक है, एंगल सुना है? एंगल, एंगल सुना है? एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। ये दोनों वेक्टर है या स्केलर है? अच्छा अच्छा, दोनों का यूनिट डायमेंशन क्या होता है? और डायमेंशन दोनों, ये रेडियन है और नीचे वाला क्या है? स्टेरेडियन। अच्छा, ये यूनिट है इनकी। अच्छा, और डायमेंशन दोनों की नहीं होती है? अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? ये किसका होता है? सॉलिड एंगल में एरिया आ जाता है। सॉलिड एंगल में एरिया आ जाता है। अच्छा, लेकिन दो तो बट दोनों डायमेंशन लेस हैं। अच्छा, ओके। अभी ना किसी पेपर में किसी दिन मैं देख रही थी तो फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन गुजरा सामने, तो ये क्वेश्चन था कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो है ना, इसमें भी जेई में, कि ये दोनों यूनिट लेस हैं, दोनों क्या हैं? डायमेंशन लेस हैं। ऑप्शन ऐसे बने हुए थे, एक को यूनिट लेस बोल रहे हैं, दूसरे को डायमेंशन लेस बोल रहे हैं, फिर पहले को यूनिट लेस, दूसरे को, और एक में था बोथ आर यूनिट लेस डायमेंशन लेस, और बोथ हैव यूनिट एंड डायमेंशन, ऐसा करके आओ। मैंने स्केलर पे ये बात बताई है। मैं पूछना बताना नहीं, पूछना चाह रही थी कि आपको ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंशिएशन आप जानते हो या नहीं जानते हो, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। समझ गए? ठीक। चार्जेस के बारे में आपको पता है कि चार्जेस अगर आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना अप्लाई होता है? फोर्स को बोलते हैं कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ये कितना एफ लगता है इनके बीच में? अगर दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, आर डिस्टेंस सेपरेटेड है, डिस्टेंस इनके बीच में कितना है? आर है, तो क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक। दो चार्ज है अगर, और ये बात तो सबको पता ही है, पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्ज हैं तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल। नेगेटिव पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अब इसमें कुछ सिखाने वाली बात है नहीं, ये आपको बचपन से मालूम है ये बातें। नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो क्या करेंगे? कुछ खास बात इसमें मुझे ऐसी लगती नहीं है। ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ही तो करेंगे। मैंने कहा ऐसे डरा क्यों रहे थे? चलो, साइज ऑफ न्यूक्लियस में थोड़ा सा याद रखो, बहुत छोटा होता है तो कितना छोटा होता है? कभी कभी डिग्री डिग्री पूछ ली जाए। हाँ, 10⁻⁻12। वैसे तो मैं 10⁻⁻13 ये वाला याद रखो, सेंटीमीटर, है ना? ये किसका है? मीटर में ले लो भाई, कहाँ दिक्कत है? 15 मीटर। ये किसका है? आपका न्यूक्लियस का है। ठीक है, और अगर एटम का ले लो पूरे, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की डिग्री होती है, या मीटर में लेना है तो 10⁻⁻10। इतने ये तो याद रख सकते हो ना, तो छोटी सी बात है। हाँ, 13 ले लो। और न्यूक्लियस कितना छोटा है एटम से? 1 लाख। कितना छोटा हो गया समझ?
तो कौन तुमको कौन रिसर्च करवा रहा है? वही तो सोचने की बात है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगाए होंगे अब। हम्म। तो दुनिया में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हाइपोथेटिकल भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, ऐसी बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो, अब इसके बाद जो टॉपिक है, अब इसके बाद टॉपिक है हमारे और दूसरे मॉडल्स आ जाएंगे, और उसके पहले आएगा आइसोटोप आइसोबार जो हम लोग कर चुके हैं। तो अब बताओ, दोबारा करने हैं? दोबारा करने हैं क्या? बस एक बार। इसके बाद जो टॉपिक है वो यही है, करना ही है। वही तो, तुम नहीं थे क्या? वीडियो डाल दो। आइसोटोप आइसोबार में नहीं थे? कराया था, ये तो अंशुल ही पढ़ा देगा अभी तुरंत। देखो अंशुल, चलो अंशुल बताओ। मैं दो दो पॉइंट में ब्रीफ करके फिर इसके क्वेश्चंस करा देती हूँ, है ना? इसमें क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। वो लाओ, एक्सरसाइज लाओ, जल्दी लाओ। क्या हो गया तुम्हें? याद आ गया। हाँ, मुझे लगा कि वो था। हाँ चलो, कुछ और भी करा देते हैं। नहीं, दो एक्सरसाइज खोलो, उसमें आइसोटोप आइसोबार के क्वेश्चन, आइसोटोप आइसोबार के क्वेश्चंस खोलो, वो करो। अरे नहीं, इसी में होंगे, एटॉमिक में होंगे, उसमें भी थे। अब ये बोल रहे हैं फिर उसमें कराया क्यों आपने? क्या बात है भाई। आइसोटोप आइसोबार सबको पता है ना? और क्या था? आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक। एक नया और आ गया, आइसोडाइफर्स। मतलब ये नहीं बताया था आपको उसे, ठीक है? n माइनस पी वैल्यू सेम होगी। हाँ, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो बहुत पूछा जा रहा है, जेई में नीट में एक क्वेश्चन तो होता ही है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना? क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो बताया था उस दिन। आइसोटोप में क्या सेम होगा? Z सेम होगा, A क्या होगा? डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। यहाँ पे क्या होगा? Z डिफरेंट और A क्या होगा? सेम। आइसोटोन्स में क्या होगा? न्यूट्रॉन का नंबर सेम। आइसोडाइपर्स में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। आइसोडाइपर्स का बता देते हैं। एक दो और है कैटेगरी, यहीं पे समझा दें। आइसोमॉर्फस है, आइसोमर्स है, आइसोमर्स तो पढ़ेंगे वहां। हाँ, कभी कभी दे देते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है ना। क्या है इसमें, क्या कंफ्यूजन है? 4 स्पीसीज दी होंगी, उसमें से सेलेक्ट करना है आपने। आपको डेफिनेशन याद रखनी है। 4 ऑप्शन बना देंगे, डेफिनेशन याद रखनी है, और क्या क्या है? कुछ नहीं है। पहले एक 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 शॉट में याद करो, आइसोटोप आइसोबार आइसोटोप, ठीक है? आइसोटोप में क्या था? Z सेम था, A डिफरेंट था। आइसोबार बिल्कुल अपोजिट, Z डिफरेंट A सेम। आइसोटोन्स में
एन से याद रखो न्यूट्रॉन सेम है, और इसी को आइसोन्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं। आइसो डाइफर्स में याद रखो, यहाँ बात हो रही थी प्रोटॉन की, यहाँ बात हो रही थी प्रोटॉन की, यहाँ न्यूट्रॉन की। आइसो डाइफर्स में याद रखो चौथे वाले में n माइनस पी सेम होगा। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे 4 स्पीसीज दी है, मान लो बोल रहे हैं N2O दिया है, CO दिया है, CO2 दिया है, तो इसमें कौन से ऐसे हैं जो एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर आपको सेलेक्ट करने हैं। तो अब सबके इलेक्ट्रॉन, सबका एटॉमिक नंबर देखो और सबके इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट कर लो, जो जिसमें सेम आएगा वो क्या हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फिर आता है आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस का मतलब होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम टाइप का बनता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम टाइप का। तो इसका जो चीज हमें पता लगती है ना, वो कैसे पता लगती है, इसको एग्जांपल से बता देते, बता दें। जैसे ले लो FeSO4 ले लो, और एक सॉल्ट है, देखो ये FeSO4.7H2 देख पा रहे हैं। दूसरा है ZnSO4 मान लो ले लो, और 7H2। ठीक, यहाँ पे दोनों ही सॉल्ट क्या है, सल्फेट है। दोनों में ये जो H2O लगे हुए इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें भी 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसमें भी क्या है, 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यहाँ पे भी सल्फेट है, यहाँ पे भी सल्फेट है, ठीक है। आइसो का मतलब सेम होता है। और यहाँ पे जो मेटल्स लगी हुई हैं, इसका भी जो ऑक्सीडेशन नंबर, जो चार्ज है वो +2 है, और इसका भी जो चार्ज है वो क्या है, +2 है। तो ऐसी स्पीसीज, ऐसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिनमें ये चीजें सेम होती हैं, जो मेटल का स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, सेम होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोडाइफर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फस। आइसोडाइफर्स N-P सेम था। ये क्या हो गया, आइसोमॉर्फस। मॉर्फस का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं ऊपर का स्ट्रक्चर, बाहर से, हाँ, ऊपर का स्ट्रक्चर क्या होगा, पूरा सेम होगा। तो दोनों में आप बस, अब आपको उसमें बायो नहीं घुसानी है, उसमें क्या ध्यान रखना है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नंबर सेम होगा, जो दोनों मेटल होंगी, सॉल्ट का टाइप सेम होगा। पहला वाला भी सल्फेट है, दूसरा वाला भी क्या है, सल्फेट है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि जो मेटल होगी वो क्या होगी, दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगी। तो ये क्या हो गया, आइसोमॉर्फस। ठीक है, किस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख लो, सेम नंबर होगा। फिर उसके बाद क्या देखोगे, सेम टाइप ऑफ सॉल्ट। सेम सॉल्ट नहीं है, ये फेरस सल्फेट है, ये ZnSO4। सेम टाइप ऑफ सॉल्ट, जैसे टाइप में यहाँ पे देखो तो टाइप होता है, सॉल्ट का टाइप हम लोग पढ़ते हैं, तो ये कौन सा टाइप है, सल्फेट है। सॉल्ट कई तरीके के पढ़ते हैं ना, सल्फेट पढ़ते हो, कार्बोनेट पढ़ते हो, क्लोराइड पढ़ते हो, और भी बहुत सारे पढ़ते हो। तो ये टाइप है, ये भी सल्फेट है, ये भी सल्फेट है। तीसरी चीज क्या है, मेटल जो होंगी दोनों में वो क्या होंगी, सेम। ये जो चार्ज होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, सेम ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसे क्या होंगे, इनको क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस। ठीक, पक्का। आइसोडाइफर्स का एग्जांपल पूछ रहे थे ना, ये क्या नाम है, अंशुल, अंशुल जी। चलिए, आइसोडाइफर्स का एग्जांपल देखो। एक एटम है आपका 7n14 और दूसरा ले लो 8o16। 7n14 और 8o16, दोनों में न्यूट्रॉन निकालो और प्रोटॉन निकालो। बोर्ड पे सबको दिख रहा है, मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट,
7n14 और 8o16 में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालो, फिर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालो। पहले अलग अलग न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालो, फिर n माइनस पी निकालो। निकाल के बताओ जल्दी, कॉपी पेन का इस्तेमाल करो सब लोग। प्रोटॉन तो जो नीचे वाला नंबर है एटॉमिक नंबर वही होता है। n माइनस पी निकालना है ना, आइसोडाइफॉस प्रूव करना है। इसमें p कितना है 7, इसमें p कितना है 8, इसमें n कितना है 14 माइनस 7 7, इसमें n कितना है 16 माइनस 8 8। तो अगर हम देखें तो n माइनस पी यहाँ पे भी क्या है 0 और यहाँ पे भी n माइनस पी क्या आ जाएगा 0, इक्वल है ना। तो हमेशा 0 नहीं होगा, सेम आ गया यहाँ पे n माइनस पी, इन दोनों केसेस में क्या आ गया 0, सेम आ गया। तो क्या नाम दे दिया इसको, आइसो। कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन मिला? एक ही है। अच्छा चलो एक मिनट बस। क्वेश्चन करो एक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ गए ना? Cl माइनस Kr, नहीं Ar कर लेते, Ar K प्लस Ca प्लस 2, Cn माइनस CO O2 O2 प्लस N2 N2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस 2 O2 प्लस 2। सब में चेक करना है आपको कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर बताने। पोटेशियम होता है 19 एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का होता है 20। जिसमें प्लस चार्ज लगा उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो, जिसमें माइनस चार्ज लगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन। आइसोमॉर्फस नहीं शो करना है, इसमें शो करना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से। Cn माइनस कार्बन का लोगे, नाइट्रोजन का लोगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करो। हाँ Cn साइनाइड है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर ढूंढने आप, तो सबके इलेक्ट्रॉन निकाल लो और बना दो पेयर। सारे दिखाई दे रहे हैं आपको? मैं सामने से हट जाऊं? चलो बनाओ जल्दी जल्दी, सारे नोट करो और सबके नीचे नीचे इलेक्ट्रॉन निकालो। फिर आपके जिसके सेम आ जाएंगे वो पेयर बन जाएगा, मतलब वो एक साथ आ जाएगा। अभी तक कॉपी नहीं निकली थी। क्वेश्चन तो मैं करा ही देती हूँ। किसी का एटॉमिक नंबर नहीं पता हो तो मुझसे पूछ लो। Cn माइनस साइनाइड रेडिकल है, इसमें कार्बन का लेंगे, नाइट्रोजन का लेंगे, ऐड करेंगे और एक माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे। साइनाइड बोलते हैं। आर्गन एलिमेंट है, 18 होता है इसका, 20 1 to 40 याद कर डालो अब। और क्या, कहाँ पहुंच गए अब? 12th में 11th में पहुंच गए अब। क्या हमारे 9 10th के बच्चे 30 तक याद कर डाले। पोटेशियम का 19।
भूवी वेरोनिका आप लोगों को कहाँ तक याद करवा दिया था मैंने? 30 तक याद करवा दिया था मुझे। अब वो 60 तक कर लेंगे और तब तक आप 30 तक ही पहुंचोगे। कर लोगे तो अच्छी बात है, 40 तक कर डालो। ये हर क्वेश्चन में दिया थोड़ी होता है, पता होना चाहिए। अभी तो यहाँ मैं बैठी हूँ तो बता रही हूँ। सबके निकल गए, बन गए। आशय हो गया। सेवन। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और कोई दिए नहीं है। कैल्शियम का 20, आर्गन का 18, क्लोरीन का 17, पोटेशियम का 19। अब तो निकाल लो, सबके इलेक्ट्रॉन निकालने, फिर चेक करना आइसो इलेक्ट्रॉन। पूरा हो गया कि करीब करीब हो गया? जल्दी करो, तुम दे दो वो शीट दो। कौन सा क्वेश्चन था, करवाते। कहाँ कहाँ? जब क्लास वो होगी। हाँ तो बैठो, कौन सा तुम IAS का एग्जाम देने जा रहे हो 10 मिनट नहीं? क्यों? हाँ, रिकॉर्डिंग और चल रही, तुम लोग की आवाज जाएगी सारी। हो गया सबका? बना लिए? क्षितिज, वर्णित, बना लिए क्या? अरे आवाज ही नहीं आ रही है। बना लिए क्या बच्चों? बंद कर दिया शायद नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट हो गया क्या? अरे आज तो तौशीद भी है क्लास में, वेरोनिका भी है। आज तो बहुत सारे बच्चे हैं आज तो। और तौशीद चला गया। अरे मैंने इसलिए थोड़ी बोला था, मैं तो खुश हो रही थी, अच्छी बात है। हाँ वो 10th, वो चला ही गया। Cl-, ठीक है। Cl का 17 था, एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया। K+ में पोटेशियम में 19 होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना का सिस्टम बन गया? 18। Cn- को देखो, कार्बन में होते हैं 6, नाइट्रोजन में होते हैं 7 और एक माइनस का चार्ज है तो +1, तो 14 हो गया, 14 का सिस्टम बन गया। N2 को देख लो, N2 का भी 7 + 7 कितने का सिस्टम होगा? 14 का। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। O2 को देख लो, O2 में 8 + 8 16 हो जाएगा। O2+ में देख लो, 16, 8 + 8 क्या होता है? 16 और एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक निकल गया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। CO को देख लो, कार्बन 6 हो गए, ऑक्सीजन 8 हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। ये एक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक मिल गया। फिर कैल्शियम +2 को देखो, 20 - 2 18 का सिस्टम हो गया, तो ये 18 का एक और मिल गया। आर्गन तो 18 होता ही है। N2+ को देख लो, N2 क्या है? 7 + 7
और -2, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया। N2 माइनस को देख लो, 14 + 2 16 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया। तो ये O2 के साथ आ जाएगा, ये पेयर अप हो जाएगा। O2 - 2 को देख लो, O2 में 16 थे, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए 18, तो ये आर्गन वाले के साथ आ गया। O2 + 2 को देख लो, O2 + 2 छोड़ दो मानवेंद्र, 16 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए तो क्या आ गया 14, है ना। वो निकला हुआ था पहले, उसको हटा ही देना है बच्चे को। अब कोई बच गया क्या? एक ये O2 माइनस बच गया, 16 - 16 + 1 17, और ये कितने का बन गया 14 - 1 13, 14 होते हैं प्लस, है ना। 15 क्यों आएगा? पॉजिटिव चार्ज है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम नहीं होगा। अब देख लो कौन कौन है। 13 वाला कोई और है? 13 वाला अकेला है। 15 भी अकेला है। 17 भी अकेला है। 17 का कोई और है नहीं। 14 के हैं, 16 के हैं और 18 के हैं। तो कौन कौन है बोलो। अब 18 वाला बोलो, पहले 18 वाले बोलो। हाँ हाँ, O2 बस। और कोई है? 18 का देख लो। अब 16 का है कि 17 का? O2 N2 - 2, और कोई है? 14 का कोई नहीं है, 2 ही है। O2 + 2 भी तो है 14 का। N2 - 2 16 है। हाँ अच्छा, 16 पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। 2 ही है 16 के। सिक्सटीन की बात कर रहे हैं। 16 के 2 ही है। अब 14 का देख लो, Cn माइनस है और CO है N2। ये बन गए। ठीक है, ऑड नंबर वाले सारे एक ही हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये बन गए। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे सब लोग, पक्का। ऑनलाइन स्टूडेंट, आवाज नहीं जा रही है मेरी? आ रही है। कोई माइक वाइक में, मैंने कब कहा छुट्टी हो गई? मैंने बोला था क्या ऐसा? मैंने तो बोला ही नहीं, आप चल दिए। अब लास्ट है, मैंने बोला ही नहीं, आप चल दिए। ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो गजब ही था। 8 और 16, 19 के 39, 92 U 235। लास्ट क्वेश्चन है, करके जाओ। 19 के 47N 14, 8O 18, 6C 14, 20CA 40। आइसोटोप, आइसोबोर, आइसोटोन, मैं पिटाई लगा दूंगी। टीचर से कोई कहता है मैम इतने सारे? हाँ, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। नहीं, कर लो जल्दी से, करके जाओ। लास्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप बताना है, आइसोबार बताना है, आइसोटोन। हाँ करो, कैलकुलेट करो।
आइसोटोप, आइसोबार, ये तुम्हारी तो नहीं थी, इसमें नाम डाल लो ऊपर नाम। आइसोटोन्स, आइसोबार, आइसोटोप बताने हैं। इधर उधर देखने की बजाय जल्दी से करो और जल्दी जाओ। आइसोटोन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, करो जल्दी, जल्दी करो। कहाँ लास्ट में? यूरेनियम, U92, U235, यूरेनियम। टीचर को कोई मना करता है क्या कि क्वेश्चन नहीं करेंगे? ये बच्चे हैं। टाइम क्या हो रहा है मुझे दिख नहीं रहा। कर लो जल्दी, 2 मिनट में करके निकल जाओ। 11 पे निकल जाओ, 10 हो रहा है तो 12 पे निकल जाओ। होगा होगा। इसको देखो, कैब बुक करना अभी से कर ली इसने। ओफो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्ल्स ये बात बोले तो समझ में भी आता हो। जयपुर की लड़कियां तो वैसे ही धाकड़ है इनका, कोई डरने की बात नहीं, लड़कों को पीट दे। ये 10th वाले आने, जल्दी करो, दूसरी क्लास के बच्चे आने को। आइसोटोप में जेड सेम होगा, आइसोबार में ए सेम होगा, ऊपर वाला नंबर, और आइसोटोन में क्या सेम होगा? ए माइनस जेड। तो आइसोटोप और आइसोबार देखना तो बहुत इजी है, वो तो अभी तुम बता देते तुरंत 1 सेकेंड में। आइसोटोन में न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, ए माइनस जेड होता है न्यूट्रॉन। हाँ तो डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल के बता दो ना फटाफट। हम कहाँ कह रहे हैं, बता के जाओ। सबको आंसर निकालना है, वर्णित, भूवि, क्षितिज, पलक, वेरोनिका। हम्म, जल्दी जल्दी बोलिए आंसर्स प्लीज। कोई दिक्कत है आशय? हो गया? सेलेक्ट करना है, लिखते जाना है, जैसे 3 कॉलम बना है, लिखते जाओ, खत्म खेल। मार्क थोड़ी करना है, कौन कौन किसका किसका क्या क्या है बनाते जाओ। जल्दी करो। हो गया? आइसोटोन्स, हो गया? आंसर बोलो, आंसर बोलो जल्दी से। अंशुल बोलो जल्दी। कुछ भी, आज तुम्हारी कैब आ जाए, हाथी घोड़ा कुछ भी आ जाए, तुम्हें जाना नहीं है, करके ही जाना है, बोलो जल्दी। बोलो जल्दी, आइसोटोप।
गुड इवनिंग। आइसोटोप बोलो तुम लोग, इसमें बोलते क्यों नहीं? पलक बोल रहे हो? एट ओ 16 और 8O 18 और कोई है? एक पेयर ये बन गया 235 और 92U 238, एक पेयर ये बन गया। और कौन सा? पोटेशियम के दोनों बन जाएंगे। 19 के क्या है 39, दो ये बन गए आइसोटोप में। अब आइसो बार बोल दो। 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14, ये आइसो बार बन गए। और आइसो बार यही है, बस ऊपर का नंबर इसी में सेम है। हाँ इसी में। एक ये भी है, देखो बोल रहे 20 कैल्शियम 40, इसको भूल गए तुम लोग। और 19 पोटेशियम 40, यही तो है स्मार्टनेस। क्या है? यही तो है स्मार्टनेस। स्मार्ट बनिए। आइसोटोन बोलो जल्दी, आप बोलेंगे, एक मिनट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बाहर बैच खड़ा है, बच्चे बाहर खड़े हैं। आइसोटोन जल्दी बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चे जा सकते हैं, अंशुल को छोड़ के सब जा सकते हैं।